हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर को कौन कौन सी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो पूरा हो जाए और उसके एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड हो। वो एम्प्लॉयज़ जो फुल एनर्जी के साथ अपने काम को पूरा करे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमें उन्हें पे एंड अलाउंस देना होगा, है ना, जिसमें हम लोग सैलरी उसे देते हैं टाइम टू टाइम, देन बोनस, पेंशन्स, ये सारा पॉइंट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वो इंसेंटिव्स जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते थे, इसीलिए उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? इट रेफर्स टू रिवॉर्ड दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। ये एक रिवॉर्ड है, लेकिन वैसा रिवॉर्ड है जिसको हम सैलरी या वेजेस में एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ओके, या उसे हम दे नहीं सकते हैं। डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी और वेजेस, जो सैलरी और वेजेस का पार्ट नहीं है या फॉर्म नहीं है। इट प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू एन एम्प्लॉय। ये केवल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाता है, ओके। अगर हमारा जो ब्रेन है या जो हमारा संतुलन है, दिमागी संतुलन जो है, वो अगर अच्छे से स्टेबल रहे तो हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन की बात करें, अगर हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई हैं, चाहे वो हमें पैसे के रूप में मिल रहा है तो हम उससे बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारी मोटिवेशन ऐसी होती हैं जिसको हम पैसे के रूप में नहीं लेते हैं या मॉनेटरी टर्म्स में हम उसे नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें सेटिस्फाई करती हैं, ओके। एक एम्प्लॉय को अगर हम टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे शब्दों के साथ मोटिवेट करें, उसके साथ अगर हम बातचीत करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर पैसा नहीं है बीच में, यहाँ पर इमोशन है, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उसके मेंटल स्टेटस को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग हम उसे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ओके। अगर वो मेंटली फिट होगा, हम बोलते हैं कि फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट। फिजिकली फिट मीन्स कि हमें हेल्थ से रिलेटेड सारे चीज़ें ठीक होनी चाहिए या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है लेकिन जो हमारा माइंड है वो डाइवर्ट होते रहता है, हम किसी एक काम को कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते या किसी एक काम पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी एक काम को करने के लिए जाते हैं तो माइंड डाइवर्ट होता है, यानी जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन जब हम मेंटली सेटिस्फाई होते हैं, वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है, ये नहीं है लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि हम मेंटली सेटिस्फाई होते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड होता है, किसी भी एम्प्लॉय के और किसी भी वर्कर्स के, ठीक है। अगर वर्कर्स का जो साइकोलॉजिकल फेनोमेना है वो अगर वो उससे सेटिस्फाई है तो वो बहुत सारे कामों को आसानी से कर सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को जज करता है, उसको डिटरमाइन करता है, देन आफ्टर वो उस चीज़ को परफॉर्म करता है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपये कमाता है, ओके, एक ए है और एक बी है।
ए अगर 10,000 कमाता है और बी अगर 50,000 कमाता है, बी अगर फिर भी सेटिस्फाई नहीं है और ए सेटिस्फाई है, ए क्या कर रहा है, अपने नीड्स को पूरा करने के बाद भी मनी को सेव कर रहा है, पैसे को बचा रहा है, और बी के साथ जो 50,000 कमा रहा है वो सेव नहीं कर रहा है, नो सेविंग। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे नीड्स हैं, वो हर चीज़ को एक्यूरेसी के साथ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ए संतुष्ट है 10,000 में तो हम कहेंगे ये मेंटली फिट है, वो हर चीज़ को अच्छे से कर पा रहा है, अच्छे से जज कर पा रहा है। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, ये नॉन इंसेंटिव्स या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का एक डेफिनेशन के तौर पे था। यहाँ पर हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर। नंबर 1 वी हैव इज स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट की साइड से बात करते हैं, स्टेटस मीन्स रैंकिंग। स्टेटस का मतलब क्या होता है? रैंकिंग। हम स्टूडेंट्स को जो उनके परफॉर्मेंस पर रैंकिंग देते हैं वो जो कॉपी में लिखते हैं और जो मार्क्स स्कोर करते हैं, तो किसी स्टूडेंट को हम A1 देते हैं, किसी को हम A2 देते हैं, किसी को हम B1 और B2 देते हैं और किसी को C1 और C2 देते हैं। तो ये रैंकिंग बताता है कि वो स्टूडेंट कितना कैपेबल है, उसके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, कि किस एबिलिटी के साथ वो काम को परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? रैंकिंग कर देते हैं। तो रैंकिंग क्या बताता है? स्टेटस को बताता है ऑफ पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पर हम क्या देखते हैं कि हर एम्प्लॉय का एक अपना स्टेटस होता है और वो स्टेटस उसकी रैंकिंग को डिफाइन करता है या उसका रैंकिंग उसके स्टेटस को डिफाइन करता है। इन अदर वर्ड्स, गिवन टू अ पर्सन होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पोजीशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सैलरी भी पे करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम प्यून को 50,000 दे देंगे और जो हमारा जो मैनेजर होगा उसको 10,000 देंगे। जिस पोस्ट पर वो रहेगा या जिस रैंक पे वो रहता है उसी रैंक के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको सैलरी भी पे करते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो प्यून होता है उसको 50,000 मिल रहा है और जो मैनेजर है उसको 10,000 मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होता है। जिस पोस्ट को वो होल्ड करता है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको सैलरी दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसी के आधार पर उन्हें सैलरी या वेजेस मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेटस की, और वो स्टेटस हमें सैलरी के रूप में नहीं मिल रहा है, वो हमें पोजीशन मिला है। एक पर्सन है ए, वो क्या है, उसने अकाउंट्स पढ़ा, ओके, उसने +2 किया, ICOM किया, देन उसने BCOM किया या BBA किया, देन उसने एक कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब एक्वायर किया। अगर ये पर्सन जो है ए, उसने अकाउंट्स पढ़ा, BCOM किया, देन उसने एक कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब के लिए अप्लाई किया। अगर ये क्वालिफाइड पर्सन को अकाउंटेंट का जॉब नहीं मिले और इसे हम प्यून का जॉब दे दे, क्या वो सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। वो कब सेटिस्फाई होगा? जब अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिफिकेशन उसे हम जॉब देंगे, उसे वो स्टेटस मिलेगा। अगर वो उसे स्टेटस नहीं मिलेगा तो वो जो है मेंटली अनफिट हो जाएगा, वो संतुष्ट नहीं होगा, वो अनसेटिस्फाई होगा। वो सेटिस्फाई तभी होगा जब अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिफिकेशन उसे जॉब दिया जाएगा या उसको स्टेटस मिलेगा, स्टेटस या उसे जो रैंकिंग मिलेगा। अगर हम
क्लास में जो बच्चे हैं उन्होंने अगर 50 नंबर स्कोर किया है और हमने 50 के लिए C1 रखा है, ओके। जिस बच्चे ने 70 लाया है उसके लिए मैंने B2 रखा है, और जिस बच्चे ने 90 लाया है उसके लिए हमने A2 रखा है। अगर हम 70 लाने वाले बच्चे को C1 दे देंगे, क्या वो बच्चा सेटिस्फाई होगा? वो बोलेगा नहीं सर, मैंने तो 70 नंबर या 70 मार्क्स स्कोर किया है, इस मार्क्स के बेसिस पे तो मुझे कम से कम B2 तो मिलना चाहिए, मैं C2 के लायक तो हूँ नहीं। तो रैंकिंग जो है वो उसको सेटिस्फाई करता है, पोजीशन जो है वो उसको सेटिस्फाई करता है। अगर इसी अकाउंटेंट को हम बोले चलो ठीक है, तुम्हारे पास अकाउंट्स का, तुमने बीकॉम किया है, तुमने अकाउंट्स का पढ़ाई किया है, ठीक है, लेकिन अभी तुम प्यून का जॉब कर लो, तो वो व्यक्ति प्यून का जॉब नहीं करेगा, क्योंकि वो उस स्टेटस से या उस रैंकिंग से वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जिस प्रकार ये बच्चे ने आकर के बोला कि सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे B1 नहीं लेकिन B2 तो मिलना चाहिए, तो मुझे C1 क्यों मिला? ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो उसका जो मेंटल स्टेटस है ना, मेंटल हेल्थ है, वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है। मेंटल पोजीशन जो उसका है वो उस पोजीशन में, उस रैंकिंग से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो उसको अप्रूव भी नहीं करेगा। तो वो उसको तब अप्रूव करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ, जितना मैंने स्कोर किया उतना मुझे मिल गया, या जितना मैंने डिग्री दिखाया है, या जितना मैं क्वालिफाइड हूँ, उतने क्वालिफिकेशन के आधार पर मुझे कंपनी के द्वारा पोजीशन दिया गया है, ओके। अगर हम उस व्यक्ति को जो मैनेजरियल पोजीशन संभाल सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, डिग्री है, अगर हम उसे लेबर का जॉब दे देंगे, क्या वो सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो उस जॉब के लिए बना नहीं, वो उसका स्टेटस नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय अच्छे से काम को परफॉर्म करे, तो हम एज पर देयर परफॉर्मेंस हम उनको क्या दे सकते हैं? स्टेटस दे सकते हैं। अगर हम इस तरीके से उनको स्टेटस देंगे तो ये भी एक इंसेंटिव बन जाता है उनको मोटिवेट करने का, उनको इनकरेज करने का। केवल हम सैलरी दे रहे हैं और उनकी रैंकिंग नहीं बढ़ा रहे हैं, या उनके स्टेटस को हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हैप्पी नहीं होंगे। कुछ समय के बाद वो उस चीज़ में ही लगे रहेंगे, वो उतना परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम सैलरी देते हैं, सैलरी के साथ हम इंक्रीमेंट करते हैं, तो इंक्रीमेंट के साथ साथ हमें उनके स्टेटस को भी इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम इस तरीके का काम करते हैं, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को इनकरेज कर सकते हैं कि वो मेहनत करके अपना पोजीशन बढ़ा सकते हैं, ओके। वो अपने पोजीशन को और इंक्रीज कर सकते हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस रैंकिंग में वो हैं उस रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं, ओके। मैंने बोला कि एक बच्चे ने 50 नंबर स्कोर किया और उसको मैंने C1 दे दिया, लेकिन अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे कि तुमने 50 लाया, चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में तुम और मेहनत करना तो तुम्हें B1 आ जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम में तुम और मेहनत करना तो A1 आ जाएगा। अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे तो उसका पोजीशन बढ़ेगा। उसी प्रकार हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे और उनके रैंकिंग को बढ़ाएंगे तो वो सेटिस्फाई होंगे। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो और बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल का क्लाइमेट कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है? It indicates the characteristics which describe the organization and distinguish it from another one. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका वर्किंग क्लाइमेट है, या ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, और वो क्लाइमेट दूसरे फर्म से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है या कैसे अलग है। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो उसका कारण क्या है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एजुकेटेड एम्प्लॉय होंगे, वो टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ होंगे, जिन्हें
आज के टेक्नोलॉजी को हैंडल करना आता होगा, जिन्हें आज के इक्विपमेंट्स को चलाना आता होगा, जो आज के कस्टमर के साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट बैकग्राउंड से या डिफरेंट कम्युनिटी से लोग बिलोंग कर रहे हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करवा सकते हैं जो ये बताएगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफर है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। ये तभी हो पाएगा जब हम अपने हर एम्प्लॉय को इंडिविजुअली वैल्यू करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे हाँ तुम्हारा रैंक हम बढ़ा देंगे, तुम्हारा स्टेटस बढ़ा देंगे, और ये इस चीज़ को डिफाइन कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है वो डिफाइन करता है या वो डिस्क्राइब करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को या उस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स को। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी, कुछ ना कुछ तो फीचर्स होंगे जिसको बेस बना के वो उस पर काम कर रहा होगा। अगर एक स्टूडेंट अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, इसका मतलब ये है कि उसने साल भर पढ़ाई किया होगा, उसने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई किया होगा, जितना नोट्स प्रोवाइड करवाया गया था टीचर के द्वारा या जितनी इम्पॉर्टेंट बातों को बताई गई थी, उसने उन सारी बातों को नोट डाउन किया, उसको पढ़ा, याद रखा और एग्जाम में वही लिख करके आया जो क्वेश्चन के द्वारा डिमांड किया गया था। तो ये इसकी विशेषताएं थी कि उसने सारी चीज़ों को एक्यूरेसी के साथ किया। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो विशेषताएं हैं या जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है या जो उसके फीचर्स है वो डिस्क्राइब करते हैं उसके क्लाइमेट को, है ना, कि उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज कैसे होंगे और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ये बोलता है अ कंपनी मस्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयज एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक कंपनी को क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए? एक कंपनी को प्रोवाइड करवाना चाहिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ओके, एंड अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी टू अचीव प्रमोशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं और वो बहुत सालों से काम करते चले आ रहे हैं, तो हम वहाँ देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉय के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अनअवेयर हो जाते हैं उन चीज़ों से जो आज इंट्रोड्यूस हुआ है या उन टेक्नोलॉजी से जो आज के टाइम पर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे करवा सकते हैं? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, या हम उनके स्किल को डेवलप करना चाहते हैं या उनके स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उन्हें टाइम टू टाइम एक प्रोग्राम के थ्रू इन्हांसमेंट करवाएं। क्योंकि जिस समय वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था, उस समय या उस टाइम के लिए वो उतना कैपेबल था, लेकिन जब वो लंबे समय से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या वो उस काम को परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बाहरी दुनिया से, ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर वर्ल्ड है वो उससे थोड़ा सा अनअवेयर होता चला जाता है या वो उससे उतना टच में नहीं रहता है, क्योंकि जो उसका फोकस है, उसका कंसंट्रेशन है, केवल वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कामों पर होता है। जब वो शाम में घर जाता है तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर सुबह वो अपने ऑफिस चला आता है, फिर शाम को घर जाता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, जो उसके अंदर स्किल है वो उसको कहीं ना कहीं लो करता चला जाता है या लॉस्ट करता चला जाता है, क्योंकि वो लंबे समय से वही काम करता चला रहा है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन दूं, मैं अपने एम्प्लॉय को थोड़ा सा डेवलप करूं, तो वो क्या कर सकता है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है। हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला कि अगर जो एम्प्लॉय अच्छे से प्रोडक्शन करेगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मैं उसे एक जगह या एक पोस्ट दूंगा जो उसके लायक होगा, ओके। लेकिन उससे पहले मैं उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊंगा,
तो पहले वो प्रोडक्शन करेगा, वो वहाँ पर अपनी एफिशिएंसी दिखाएगा। अगर वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी अच्छी है तो हम उसे प्रोग्राम के थ्रू उस पोजीशन के लायक बनाएंगे जो पोजीशन हम उसे फ्यूचर में देने वाले हैं। ओके, एंड अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी टू अचीव प्रमोशन। अगर हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं? प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग करवा रहे हैं। और वो क्या बताता है? प्रमोशन के बारे में डिफाइन करता है। अगर हम किसी व्यक्ति का पोजीशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज करना चाहते हैं या उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो वो तभी संभव होगा जब वो उसके काबिल बनेगा, जब वो उस पोजीशन के लायक बनेगा। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, जो बच्चा C1 लेकर आया था, अगर हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर में A1 लेकर के आए, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उसे क्लास में देखेंगे, जब हम उसके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जब हम उसका टाइम टू टाइम उसको इनकरेज करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को सुन करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तभी तो वो स्टूडेंट A1 ले आएगा। हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स स्कोर करें। ये तभी पॉसिबल होगा जब स्टूडेंट और टीचर दोनों साथ मिलकर के पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉय के करियर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं या कैसे उनके करियर में हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। हर इंडिविजुअल चाहता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ बेटर अचीव करूं। वो तभी अचीव कर पाएगा जब वो उसके रिगार्डिंग मेहनत करता है, जब वो उसके रिगार्डिंग परफॉर्म करता है, जब वो उसके रिगार्डिंग अपने आप को बनाता है। अगर हम अपने आप को उतना एडवांस नहीं बनाएंगे या उस अपॉर्चुनिटी के लायक हम अपने आप को नहीं बनाएंगे तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करेंगे या उस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ कैसे करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बट द थिंग इज़ कि हमें अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, अपने आप में को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। हमारे पास जो स्किल है उस स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, इन्हांस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो हम प्रमोशन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रमोशन उन्हीं को मिलता है जो उसके लायक होते हैं। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल प्रमोट कर रहे हैं, उसे हम मेंटली सेटिस्फाई कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज वांट जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर। हर एम्प्लॉय चाहता है कि मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ वहाँ मैं लंबे समय तक काम करूँ और उसी जगह पे मैं काम करके प्रमोशन भी पाऊँ। ओके, अगर हम प्रमोशन चाहते हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, एक बिजनेस में, एक फर्म में या एक कंपनी में काम करेंगे, तभी तो हमारा प्रमोशन होगा। लेकिन प्रमोशन के साथ साथ वो क्या चाहता है? जॉब सिक्योरिटी चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, स्थिरता चाहता है कि उसे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, कभी कोई दिक्कतों को या डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना के टाइम पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपना जॉब खोना पड़ा, है ना। तो जॉब खोने के बाद क्या वो सेटिस्फाई होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। उनको अगर वहाँ पर एक स्टेबिलिटी या जॉब सिक्योरिटी मिलता कि कंपनी का कोई भी सिचुएशन आए या कंपनी किसी भी प्रॉब्लम को फेस करेगा, लेकिन आपका जॉब आपसे छीना नहीं जाएगा, आपका जो पोस्ट है एटलीस्ट वो पोस्ट आपका ही रहेगा। तो इस तरीके का सिक्योरिटी हर एम्प्लॉय चाहता है। लेकिन हम लोगों ने कोरोना के टाइम पर देखा कि बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, है ना। उन्हें उनका जो एक सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो गया, तो वो अपनी नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा। लेकिन अगर वहीं पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी थे और हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया, जिन्होंने उन्हें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाई, एक स्थिरता प्रोवाइड करवाई कि आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं, कोरोना है आज कल चला जाएगा, लेकिन आपका जॉब है और आपके ही पास रहेगा।
तो इस तरीके का सिक्योरिटी हर एम्प्लॉय चाहता है। स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क सो दैट दे डू नॉट हैव टू वरी ऑन दिस एक्सपेक्ट एंड वर्क विथ ग्रेटर ज़ील। ओके, द थिंग इज कि अगर हमारे एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब वो वहाँ पर उस क्लाइमेट के साथ अपने आप को इंटरेक्ट कर पाएगा, या उस क्लाइमेट के साथ या उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढाल पाएगा। वहाँ पर उसको जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन साथ में अगर उसको सिक्योरिटी मिल जाए तो वो और ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ काम करता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट देने का कोशिश करता है, वो इतनी एनर्जी के साथ काम करता है कि जब इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सिक्योरिटी दिया है, सेफ्टी दिया है ना, स्टेबिलिटी दिया है, तो अब मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दूं। अब यहाँ पे वो क्या हो रहा है, टेंशन फ्री हो गया है ना, कि कितना भी खराब पोजीशन क्यों ना हो जाए या कितना भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो जाए, एटलीस्ट मैं इस कंपनी का पार्ट रहूँगा, मुझे इस कंपनी के द्वारा सैलरी मिलेगा, मुझे ये कंपनी नहीं निकालेगा अनटिल एंड अनलेस मैंने कोई ब्लंडर काम नहीं कर दिया। अगर वो कोई ब्लंडर करेगा तो हो सकता है उस पर एक्शन लिया जाएगा, या उसने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में जाकर के कोई काम किया होगा तो ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट में केस कर सकता है। लेकिन जब सिचुएशन सब पॉजिटिव चल रहा है तो वो उस चीज़ को टेंशन फ्री हो करके करेगा और पूरे एनर्जी के साथ करेगा, पूरी एनर्जी लगाएगा, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पूरा कर पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर ई, जॉब इनरिचमेंट। Job enrichment is concerned with designing job that include greater variety of work context and requires higher knowledge and skill. Job enrichment का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम किसको कंसर्न कर रहे हैं, कंसर्न विद डिजाइनिंग द जॉब को डिजाइन किया जा रहा है, दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी, है ना, बहुत सारी वैरायटी के साथ ऑफ वर्क, हमें बहुत सारे काम करने का अलग अलग एक्सपीरियंस भी होगा, कंटेंट एंड रिक्वायर्स हायर नॉलेज एंड स्किल। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द पोस्ट लोगों को हायर करते हैं, तो हर पोस्ट के अनुसार उनका क्वालिफिकेशन भी तो होता है। हम प्यून के लिए पीएचडी लेवल तो नहीं रख सकते या मास्टर डिग्री तो नहीं रख सकते, तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन ही हम उन्हें हायर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर एफ, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट। अगर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेजमेंट। अगर हमें कोई याद करता है तो हम उसे याद करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा चर्चा, हमारे बारे में डिस्कशन पब्लिक में हो और वो पॉजिटिव डिस्कशन हो, ये हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो हमें एक्नॉलेज करे, रिकग्नाइज करे, वो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम वैसा काम परफॉर्म करें, जब हम वैसी परफॉर्मेंस दें, तब लोग हमारे बारे में बात करते हैं। रिकग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विथ अ शो ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हैं एंड एप्रिसिएशन। मोस्ट पीपल हैव अ नीड फॉर एवेल्यूएशन ऑफ देयर वर्क ड्यू रिकग्निशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैंने अपना काम करके दिखाया, मैंने अपना परफॉर्म किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो मुझे रिकग्नाइज करे, वो अप्रिशिएट करे, वो मुझे एक्नॉलेज करे। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो परफॉर्म करेगा। जब उसने परफॉर्म कर दिया, अब ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें नंबर ऑफ वर्कर्स के सामने अप्रिशिएट करे। वो यहाँ पर पैसा नहीं मांग रहा है, वो यहाँ पे सैलरी इंक्रीज करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो केवल ये बोल रहा है कि मैंने जो काम परफॉर्म किया है एटलीस्ट आप उसे एक्नॉलेज करो, आप उसकी तारीफ करो।
मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं इसी से सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मुझे इसके बदले में पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसके बदले में पैसा नहीं लेना है। केवल आप मुझे ये बोल दीजिए कि तुम्हारा काम अच्छा था, तुमने अच्छे से परफॉर्म किया, तुमने औरों से बेटर किया। जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनसे आपका जो काम था, जो परफॉर्मेंस था, वो वहाँ पर बेटर था। वो केवल चाहता है कि आप उनके कामों का मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करने के बाद आप उसे अप्रिशिएट करें। जिस स्टूडेंट ने 90% स्कोर किया, अगर हम उसे क्लास में अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्या वो नेक्स्ट टाइम उतना मेहनत करेगा? हो सकता है नहीं करे। वो बोले कि क्लास टेस्ट होता है, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, टीचर मेरी तारीफ नहीं करते, टीचर मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, वो नेक्स्ट टाइम उतने एनर्जी के शायद परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, है ना। तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर जी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। It means involving employees in decision making of issue related to them. वो एम्प्लॉय चाहते हैं क्या कि हमको भी इन्वॉल्व किया जाए। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के बारे में सोचते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई डिसीजन ले, एटलीस्ट वो हमको इन्वॉल्व करे, वो हमसे हमारा सजेशंस मांगे, वो हमसे हमारा फीडबैक मांगे। इस तरीके से क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, उनको लगेगा कि हाँ हमारा भी एक वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं तो यहाँ का जो हेड है, यहाँ का जो मैनेजर है, वो हमें वैल्यू देता है। ओके, वो अपना डिसीजन लेने से पहले हमारा सजेशन सुनता है, वो फीडबैक मांगता है कि तुम्हारा क्या सजेशन है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है ना, तुम भी अपना ओपिनियन बता सकते हो। तो इस प्रकार वो एम्प्लॉय और मोटिवेट होगा। दिस गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द कंपनी। उन्हें वो एक सेंस देगा, एक सेटिस्फैक्शन देगा कि वो बताएगा कि ये एम्प्लॉय भी इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, या इस ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के वो एक इम्पॉर्टेंट अंग हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, है ना। बिलोंगिंग मतलब इससे वो जुड़े हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसके फेवर में काम कर रहे होंगे। केवल वो वहाँ जा कर के अपना काम कर दे रहे हैं, उतना इफेक्टिवली नहीं कर रहे हैं या उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, वो डूब जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ महसूस करे कि हाँ हम भी इसके पार्ट है, मुझे भी ख्याल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना घर बनाते हैं अपनी मेहनत से, हम किसी जगह काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक अपना घर बनाते हैं। हम जब घर बनाते हैं, जब सारा कुछ हम उसमें अरेंज कर लेते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, इसे खराब नहीं करना है, क्योंकि हम उस घर को और अपने आप को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। हम अपने आप को उस घर से रिलेट कर रहे हैं और उस घर को हम अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। तो दोनों अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तभी दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सकता है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, अगर वो अपने आप को रिलेट कर ले उस ऑर्गेनाइजेशन से, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉय से रिलेट कर ले। दोनों पार्टी मिल करके एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तभी फ्यूचर दोनों का अच्छा होगा। केवल ऑर्गेनाइजेशन सोच ले नहीं, मुझे तो एम्प्लॉयज़ बहुत सारे मिल जाएंगे, मुझे इनका क्या मतलब, मुझे इनसे क्या मतलब, तो ये जो है वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का सेंस नहीं है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर ई, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी। ओके, आप उन्हें छूट दे दो, एंड पावर टू सबऑर्डिनेट्स इन कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क। आप उन्हें थोड़ा फ्री कर दो।
अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं, आपने उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा ग्रुप है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, अगर तुमको लगता है कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए, तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें पावर देता हूं। तो उससे क्या होगा, वो फ्री माइंड होकर के काम कर सकते हैं, या उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में जो बेस्ट होगा वो उसे पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट और इनकरेज कर सकते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस किया वो स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब इनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में काउंट होते हैं। थैंक यू।